Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स इसके प्रीवियस वीडियो में हमने सेपरेशन मेथड स्टार्ट किया था. ठीक है, ये हम चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज लास्ट टॉपिक है. आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. इसके पहले की प्रीवियस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट चेक करके आप सीरीज से देख सकते हैं. ठीक है, तो अब सेपरेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी हम प्रीवियस लेक्चर में जो है कंप्लीट कर चुके हैं. इसके एप्लीकेशंस को भी कंप्लीट कर चुके हैं और डिस्क्रिटाइजेशन मेथड को भी समझ चुके हैं. अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो फ्रैक्शनल डिस्क्रिटाइजेशन जो है इसी का, अगर आप मानो तो इसी का मॉडिफाई वर्जन है. सिर्फ एक चीज़ याद रखना, इसमें जो हमने लिक्विड लिया था यहाँ पर, इनमें डिफरेंस कितना था, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए था. ठीक है, इसमें ये कंडीशन थी. और जो हमारा फ्रैक्शनल डिस्क्रिटाइजेशन है, इसमें जो इनके बीच में जो हमने एक लिक्विड, जो हमने इसमें दो लिक्विड्स लिए जिनको हमें अलग करना है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेस होना चाहिए. ठीक है, तो इसमें आपने यही ध्यान रखना है कि जो आपका फ्रैक्शनल मेथड है डिस्क्रिटाइजेशन का, उसमें लेस देन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से कम इनका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए. और डिस्क्रिटाइजेशन जो मेथड हमने प्रीवियस, ये वाला जो इमिसिबल लिक्विड को हमने डिस्क्रिटाइजेशन मेथड किया था, सॉरी मिसिबल लिक्विड को डिस्क्रिटाइजेशन मेथड से किया था, यहाँ पर जो ये लिक्विड लिया था इनके बीच का जो डिफरेंस है 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए. ठीक है, आई होप ये जो डिफरेंस है दोनों में समझ आ गया आपको. इसका 25 डिग्री सेल्सियस से लेस होना चाहिए. ठीक है, जो हम जिसमें हम फ्रैक्शनल डिस्क्रिटाइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे. ठीक है, तो चलिए इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा ये सेटअप दिया है, हमने पूरा सेटअप पहले सेट कर लेना है. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने पूरा सेटअप कर लिया, स्टैंड लगा दिया है. यहाँ पर हमने एक फ्लास्क ले लिया है और उसके ऊपर यहाँ कॉर्क लगा दिया है. फिर साथ में एक और फ्लास्क लेके उसके ऊपर थर्मामीटर लगा दिया. थर्मामीटर क्यों लगाया, ताकि हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट पता हो. ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो वेपर बन रहा है उसको यहाँ पर जो एक लिक्विड, जो यहाँ पर एक हमने बीकर लिया है, उसके अंदर हमने कलेक्ट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को. सबसे पहले हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो दो लिक्विड्स में से अलग अलग दोनों को करना है, उसको ले लेना है. ठीक है, अब उसमें क्या होगा, अब उनमें डिफरेंस मान लो अगर इसका 25 डिग्री सेल्सियस है एक लिक्विड का जो है टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, और दूसरे का जो है वो लगभग क्या होना चाहिए, 35 डिग्री, 45 डिग्री या 50, इससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, दोनों के बीच में मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस से कम ही अंतर होना चाहिए जो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में. ठीक है, तो अब जब हमने इसको हीट करना शुरू करना है स्लोली, अगर आप फास्ट हीट करोगे तो क्या होगा, दोनों ही वेपर बन जाएंगे और यहाँ चले जाएंगे. ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, स्लोली हीट करना है. तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले हीट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो हीट होना शुरू हो जाएगा. और हीट होने के बाद जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, ये जो हमारा एपरेटस लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, यहाँ पर जो है ये एक तरीके से कांच के टुकड़े रखे हुए हैं, एक तरीके से इस तरीके से सेट किए हुए हैं कि जब यहाँ से वेपर ऊपर जाते हैं ना, तो वो वेपर कुछ तो इसमें से पार होके चले जाते हैं और कुछ यहीं पर जो है कंडेंस हो जाते हैं और वापस इसी फ्लास्क में आ जाते हैं. ठीक है, तो चलिए इसको आगे समझते हैं हम. अब देखिए इसमें क्या होता है, जिसका तो बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पर देखो, जब हमने इसको हीट करना शुरू किया ना, तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो भी हमने इसमें लिक्विड लिया, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, तो वो तो क्या करता है, ये जो कांच के बॉल्स है ना, इनको धीरे धीरे क्रॉस कर जाता है और क्रॉस करके यहाँ पर चला जाता है. यहाँ से क्रॉस करने के बाद क्या होता है, इस पाइप में से जाता है और जैसे हमने पुरानी प्रोसेस में देखा था उसमें डिस्टिलेशन में, यहाँ से हम कोल्ड वाटर डालते हैं ताकि ये जो वेपर्स है वो क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए. और यहाँ से उसी कोल्ड वाटर को
आउटलेट कर लिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये वेपर जो है लिक्विड बन जाता है और यहाँ पर जो है इकट्ठा हो जाता है। कौन सा इकट्ठा हुआ? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, वो धीरे धीरे ये जो कांच के छोटे छोटे हमने बॉल्स रखे थे ना, इनको क्या कर जाता है, पार कर जाता है और उधर चला जाता है। ठीक है, सॉरी स्लाइड्स चली, तो उसको पार कर जाता है। ठीक है, तो लेकिन अब क्या होता है, अगर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो तो पार कर गया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है, अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ना, वो क्या करेगा, जब इन कांच की बॉल्स में से जाएगा तो वो पार नहीं हो पाएगा, उसके पहले ही वो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगा और वापस से वो इसी फ्लास्क में आके गिर जाएगा। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो ये हम प्रोसेस नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, क्या याद रखोगे आप, कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो तो इन कांच की बॉल से पार कर गया और यहाँ आके इकट्ठा हो गया, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट उससे थोड़ा सा ज़्यादा था वो क्या हुआ, यहाँ पर कंडेंस होके वापस से इसी फ्लास्क में आ गया। और हम इस तरीके से दोनों जो मिक्सिबल लिक्विड थे उनको हमने क्या कर लिया, दोनों को अलग कर लिया। ठीक है, सो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से टॉपिक समझ आ गया हो। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, अब आपने देखा होगा ना कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर, नाइट्रोजन का सिलेंडर, तो इन गैसों को जो हमारे एटमॉस्फेयर में ये मिक्स होती हैं तो इनको कैसे अलग किया जाता है, तो इनको कंप्रेस करके, प्रेस जो इनके अंदर प्रेशर होता है उसको इंक्रीज किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, फिर कूल किया जाता है जिससे उनका टेम्परेचर डिक्रीज करके और उनको अलग किया जाता है। तो ये सारी पूरी प्रोसेस को हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जब कंप्रेस करते हैं तो जो गैस होती है वो किस में हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है। किसी भी चीज़ को हम कंप्रेस करते हैं ना तो वो लिक्विफाइड हो जाती है उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जब वो लिक्विफाइड होती है और प्रेशर पड़ रहा है तो एक तरीके से वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद अलग अलग डिस्टिलाइजेशन जो है, डिस्टिलाइजेशन फ्रैक्शनल्स होते हैं, वहाँ से अलग अलग नाइट्रोजन अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बॉइलिंग पॉइंट्स दिए, ये आपको पता होना चाहिए ताकि यही चीज़ आपको आगे काम आएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट जो ऑक्सीजन का होता है वो क्या होता है, -183 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आर्गन का जो होता है -186 डिग्री सेल्सियस, और जो नाइट्रोजन होता है उसका -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमें आगे जब हम अभी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे वहाँ हमें इसको क्लियर करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अब इस प्रोसेस को आपने बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ से जब हमने गैस, यहाँ पे एयर को जो है उसको अंदर डाला तो वो फिल्टर हुई। ठीक है, अब जब फिल्टर एयर है वो कहाँ गई, यहाँ पर आई। तो यहाँ से इससे हमने इसको क्या किया, कंप्रेस किया, हमने इस पर प्रेशर डाला। अब किसी चीज़ पर अगर प्रेशर डाल रहे हैं ना तो वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। ठीक है, तो जो एयर थी यहाँ पर वो हॉट हो गई। अब हॉट एयर जब यहाँ से गई ना तो कहाँ गई, इसमें गई। अब ये जो हॉट एयर है यहाँ आके कूल हो गई। कैसे कूल हुई, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे राउंड 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 जो ये रॉड लगी हुई है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ से वाटर कोल्ड डाल रहे हैं और ये वाटर इस पाइप के अंदर जा रहा है और यहाँ से वाटर निकल रहा है। ठीक है, तो जब गैस इसके संपर्क में, वार्म गैस इसके संपर्क में आ रही है तो वो क्या हो जा रही है, कोल्ड हो जा रही है, ठंडी हो जा रही है, और ठंडी होने के बाद यहाँ से जा रही है वो ठंडी होके। ठीक है, यहाँ पे आपको येलो कलर से दिख रहा है कि ये वार्म एयर है और यहाँ पे ब्लू कलर से दिख रहा है कि एयर जो है उसकी वार्मनेस कम हो गई, मीन्स वो कूल हो गया। लेकिन अभी वो क्या है, कंप्रेस्ड है, क्योंकि यहाँ से कंप्रेस्ड होके आई है ना। ठीक है, तो ये कंप्रेस्ड है। तो अब ये कंप्रेस्ड जो एयर है यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद यहाँ पर एक सेपरेटर लगा होता है। इस सेपरेटर में क्या होता है, जब वो कूल होता है ना तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो ये गैसों का मिक्सचर होता है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या बन जाती है, ड्राई आइस। ड्राई आइस मीन्स कूल होके
अगर हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोले तो उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया जाएगा, जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, उसके बाद जो बचा हुआ है वो आपका आगे चला गया, ठीक है। अब जब आगे चला गया तो जो लिक्विड एयर थी वहाँ पे यहाँ पर लगा हुआ है एक एक्सपेंशन जेट। एक्सपेंशन जेट में जब हमारा जो एयर गई, ठीक है, तो वहाँ से जब आगे पास होता है तो क्या होता है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन है और आर्गन है ये दोनों यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर जो डिस्टिलाइजेशन हो जाती है, जो गैस निकलने की होती है वो नाइट्रोजन और आर्गन जो है यहाँ से निकल जाती है, लेकिन जो ऑक्सीजन होती है ना वो आगे पास हो जाती है। वो आगे पास होके यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन जो है इकट्ठी हो जाती है। इस तरीके से हमने गैस में से ऑलमोस्ट जो भी हमारे कंपोनेंट्स थे, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर हमारी जो है ड्राई आइस के रूप में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, यहाँ से हमने मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन निकाल लिया, और बची हुई ऑक्सीजन जो है हमारी यहाँ पर सेपरेट हो गई, ठीक है। आई होप बच्चों ये जो मेथड है आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक पर, वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, ना कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड ए मिक्सचर, जैसे कि हमने डिफरेंस समझ लिया है कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ए फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसी तरीके से हम फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस को देखते हैं, ठीक है। In the previous chapter, we have learned about a few physical property of metal and the property that can be observed and the specific like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. etc. ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने जो है चैप्टर 1 में सॉलिड लिक्विड गैस में पढ़ी हुई है। तो ये सारी क्या है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। So the interconversion of the state is a physical change because the change occur without a change in the composition and no change in the chemical nature of the substance. All through ice, water vapor, all look different and the display different physical property. They are the chemically the same. तो जैसे कि हमने यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी चैप्टर 1 में ये सारी पढ़ी थी ना हमने फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इस फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का, तो वाटर में अगर हमने आइस को किस में चेंज किया, वाटर में, अगर वाटर को हमने वाटर वेपर में चेंज किया तो इसकी स्टेट चेंज हो रही थी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सबकी क्या है, सेम है। मीन्स ये अगर H2O है तो H2O ही है, ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है। तो आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है ये अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टर आर द डिफरेंट, they different in order and the inflammability. We know that oil burn in air whereas the water extinction fire. तो हम दोनों के केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस कैसे देख सकते हैं, अगर ऑयल को आप डालोगे आग के ऊपर तो वो तो और ज़्यादा जलेगा, लेकिन आग अगर वाटर डालोगे तो वो आग को क्या करेगा, बुझा देगा, ठीक है। इन दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द वाटर, अगर हम यहाँ देखें तो केमिकल प्रॉपर्टी वाटर की और ऑयल की बहुत अलग है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगोज ए चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। जब यहाँ पर इनकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाता है ना, केमिकल चेंज बीइंग द चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वी गेट न्यू सब्सटेंस। जब उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, हमें कोई एक नया सब्सटेंस मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर हमने एक जो है पेपर लिया, फॉर एग्जांपल ये पेपर लिया, आपने इसको फाड़ दिया, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी तो नहीं चेंज हुई ना, है तो ये पेपर ही, तो ये कौन सा चेंज हो गया, ये हो गया फिजिकल चेंज, ठीक है। अब इसी पेपर को अगर मैंने कैंडल से बर्न कर दिया, इसको जला दिया, तो इसकी ऐश बन गई, राख बन गया, तो इसकी प्रॉपर्टी तो चेंज हो गई ना, ये पेपर तो रहा नहीं, ये क्या बन गया, ये हो गया केमिकल चेंज,
ठीक है बच्चों, आई होप आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज अच्छे से समझ आ गया। तो इस चैप्टर को हमने ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट नहीं, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर लिया है। सारे टॉपिक्स हमारे जो है क्लियर हो गए हैं। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आ गया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट में आप वीडियो अपलोड करूँ क्वेश्चन आंसर्स के और आपके पास वो फटाफट पहुंच जाए। Okay, students, thanks for watching. Bye bye.